मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला उलझता ही जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इस पूरे मामले से खुद को अलग कर लिया है और अब इस पूरे मामले के लिए अलग बेंच का गठन किया गया, जिसकी सुनवाई 6 जनवरी से शुरू होगी। गौरतलब है कि 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 3 सदस्यीय पैनल की तरफ से की जाएगी। इसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने यह फैसला सुनाया था। इसमें वर्तमान चीफ जस्टिस संजीव खन्ना भी शामिल थे। हालांकि 21 दिसंबर 2023 को सरकार ने एक नया विधेयक पारित किया, जिसमें चीफ जस्टिस को पैनल से हटा दिया गया और उनकी जगह एक केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया। इसे प्रधानमंत्री चुनेंगे। केंद्र सरकार के इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने याचिका दायर की है। कांग्रेस ने केंद्र के इस नए कानून को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन बताया था। कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने इससे संबंधित एक याचिका दायर की है। जया ठाकुर ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि धारा 7 और 8 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का उल्लंघन है, क्योंकि ये चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र तंत्र प्रदान नहीं करता है। महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव से जुड़े गंभीर मुद्दे को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम लोग विस्तृत और व्यापक रूप से चर्चा करके आए हैं। हमारे गंभीर मुद्दे हमने उनके पास रखे। चुनाव समतल जमीन पर होना चाहिए, नहीं तो संविधान पर आघात होता है। हमारे मुद्दों पर तथ्य देना चाहिए चुनाव आयोग को। उन्होंने कहा कि वोटर्स की कमी हुई है महाराष्ट्र में, उसके जो तौर तरीके हैं उसके प्रक्रिया के लिए हमने डेटा मांगा है। वोटर लिस्ट में जो एडिशन हुआ है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में लगभग 47 लाख लोग जुड़े हैं, इसका औचित्य हमने चुनाव आयोग से पूछा है और पूरा प्रमाण और डेटा मांगा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने आज ईवीएम और पोलिंग के डेटा को लेकर कांग्रेस के काफी कंफ्यूजन दूर कर दिए हैं, जो अभी भी बाकी है। उनका लिखित में जवाब दिया जाएगा। बता दें कि कांग्रेस की तरफ से महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर जो शिकायतें की गई थी, उन्हें लेकर और उनका जवाब देने के लिए चुनाव आयोग ने आज कांग्रेस नेताओं को बुलाया था। और इस दौरान अभिषेक मनु सिंघवी, नाना पटोले, मुकुल वासनिक समेत कांग्रेस के 9 नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे थे। इस दौरान कांग्रेस के 3 सवाल थे। पहला कि चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में नाम काटे गए, दूसरा कि वोटर लिस्ट में 47 लाख वोटर किसी आधार पर जोड़े गए, और तीसरा वोटिंग के बाद शाम में चुनाव आयोग ने पोलिंग का जो डेटा जारी किया उसमें और रात 11 बजे जारी किए गए डेटा में 76 लाख वोट कैसे बढ़ गए। कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि महाराष्ट्र की 118 विधानसभा सीटों पर विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव के मुकाबले करीब 25,000 ज्यादा वोट पड़े हैं और ये अप्राकृतिक रूप से बढ़त है। इन 118 सीटों में से 102 सीटों पर महायुति की जीत हुई, इसीलिए उन्हें चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी का शक है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेताओं के सारे सवालों का जवाब दिया। मीटिंग के बाद अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव आयोग के जवाब से संतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा कि बातचीत अच्छी हुई है। चुनाव आयोग ने कुछ सवालों के जवाब भी दिए। पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में बताएं। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की साजिश रच रहे राकेश टिकैत को यूपी पुलिस ने खदेड़ा। यूपी पुलिस को देख भागे टिकैत। सुबह टिकैत कह रहे थे कि अगर योगी आदित्यनाथ प्रशासन हमें अनुमति नहीं देता है तो हमारा ट्रैक्टर मार्च लखनऊ के लिए शुरू होगा, और अब योगी की पुलिस को देख घाघरा उठा भाग लिए। थाने से भाग निकले राकेश टिकैत को पुलिस वालों ने दौड़ाकर दोबारा पकड़ा। नोएडा किसान महापंचायत में शामिल होने जा रहे टिकैत को अलीगढ़ पुलिस ने थप्पल थाने में बैठा लिया था। तस्वीर राकेश टिकैत की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यूपी की पुलिस को देखकर टिकैत भाग निकले। दरअसल अलीगढ़ के थप्पल थाना क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे से हिरासत में ले लिया। राकेश टिकैत का भागते हुए एक वीडियो सामने आया। ऐसा कहा जा रहा है कि टिकैत पुलिस को चकमा देने की फिराक में थे। बता दें कि टिकैत को हिरासत में लेने के बाद उन्हें टप्पल थाने ले जाया गया, जहां उन्हें फिलहाल रोका गया है। प्रशासन ने इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। दरअसल राकेश टिकैत और उनके समर्थक नोएडा में किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन के लिए निकले थे। उन्होंने भूमि अधिग्रहण, मुआवजे और किसानों की जमीनों पर कब्जे के मुद्दे पर सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। टिकैत के नेतृत्व में किसानों का काफिला यमुना एक्सप्रेसवे से नोएडा की ओर बढ़ रहा था, लेकिन पुलिस ने बीच रास्ते में ही उन्हें रोक लिया। पुलिस ने टिकैत और उनके समर्थकों को यमुना एक्सप्रेसवे पर रोकने के बाद हिरासत में ले लिया। उन्हें थप्पल थाने ले जाया गया, जहां अलीगढ़ के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने टिकैत से बातचीत की। पुलिस का कहना है कि टिकैत को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिरासत में लिया गया।
हिरासत में लिए जाने के बाद राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, हमें नहीं पता कि पुलिस हमें कहां ले जा रही है। अगर किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो तप्पल से लखनऊ तक ट्रैक्टर यात्रा शुरू करेंगे। हम शाम 4 बजे तक सरकार और प्रशासन का इंतजार करेंगे। अगर स्थिति नहीं सुधरी तो आंदोलन की नई रणनीति का ऐलान करेंगे और ये लड़ाई अब आर या फिर पार होगी। टप्पल और यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। पुलिस ने एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक डायवर्जन भी किया है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। बुरी तरह बौखलाए राकेश टिकैत ने कहा, यह सरकार और प्रशासन किसानों, मजदूरों, गाँव के गरीबों और आदिवासियों को दबाने की कोशिश कर रही है। यह उनका ट्रायल है और शाम को हम अपने ट्रायल की घोषणा करेंगे। सरकार को किसानों की समस्याओं का हल निकालना होगा, नहीं तो हम आंदोलन को और तेज करेंगे। टिकैत ने भी साफ कर दिया है कि शाम 4 बजे के बाद आंदोलन की नई रणनीति का ऐलान किया जाएगा। अगर प्रशासन ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो किसान ट्रैक्टर यात्रा के साथ बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे। राकेश टिकैत की हिरासत और किसानों की समस्याओं को लेकर चल रहा तनाव एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन सकता है। अब सबकी नजर शाम को टिकैत के अगले कदम पर है। प्रशासन और सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण समय है कि कैसे इस स्थिति का समाधान निकाला जाए। राकेश टिकैत ने कहा कि वह ट्रैक्टर यात्रा लेकर लखनऊ जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को बुधवार शाम तक समय दे रहे हैं। राकेश टिकैत को अलीगढ़ के टप्पल में पुलिस ने हिरासत में लिया। वे नोएडा में किसान के प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। उत्तर प्रदेश के संभल जा रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गाजीपुर बॉर्डर पर रोक लिया गया है। संभल हिंसा के पीड़ितों से बुधवार को मुलाकात करने जा रहे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जनपद में निषेधाज्ञा लागू होने का हवाला देते हुए दिल्ली गाजीपुर सीमा पर रोक लिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर लगाए गए भारी अवरोधकों को तोड़कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के वहां एकत्र होने से ट्रैफिक जाम हो गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए और वाहनों की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाने वाले मार्ग पर भारी भीड़ होने के कारण यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस द्वारा निषेधाज्ञा का हवाला देते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को यहां गाजीपुर सीमा पर रोक दिए जाने पर कांग्रेस की युवा शाखा के सदस्यों ने नारेबाजी की और पार्टी के झंडे लहराए। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच लंबी बहस के बाद भी बात नहीं बनने पर राहुल करीब 2 घंटे बाद दिल्ली लौट गए। राहुल के काफिले को रोके जाने से मार्ग के दोनों तरफ काफी लंबा रास्ता जाम हो गया और राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बहस और गहमागहमी भी देखने को मिली। इसी बीच यात्रियों ने आज सुबह गाजीपुर सीमा पर लोकसभा नेता राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और यात्रियों के बीच हाथापाई भी हुई। संभल जाने के लिए अड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं और उन्हें आगे नहीं बढ़ने देने पर अड़े पुलिसकर्मियों के बीच काफी देर तक बहस हुई। इसी बीच राहुल और प्रियंका ने संवाददाताओं को संबोधित किया। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यातायात को नियंत्रित करने के लिए सीमा पर पुलिस बल तैनात किया गया है और रूट डाइवर्ट किया जा रहा है। करीब आधे घंटे तक जाम में फंसे नोएडा निवासी आशीष सक्सेना ने पीटीआई भाषा से कहा, मैं रेलवे स्टेशन से लौट रहा था और इस जाम में फंस गया। अगर मुझे इस बारे में पता होता तो मैं घर जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाता। सहायक पुलिस आयुक्त स्वतंत्र कुमार सिंह ने पीटीआई भाषा को बताया कि हमें हाईवे पर लोगों को एकत्र होने की सूचना मिली है और हमने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है। वहीं गाजीपुर सीमा पर पुलिस द्वारा रोके गए राहुल ने संवाददाताओं से कहा, हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं मगर पुलिस मना कर रही है। लोकसभा में नेता विपक्ष के नाते मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वहां मुझे रोका जा रहा है। ये लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के मेरे अधिकार के खिलाफ है। कांग्रेस नेता ने कहा, मैंने कहा कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वह भी बात नहीं मानी और अब कह रहे हैं कि कुछ दिन बाद वे हमें जाने देंगे। राहुल ने संविधान के प्रति दिखाते हुए कहा, यह लोकतंत्र के खिलाफ है। हम संभल जाकर देखना चाहते हैं कि वहाँ क्या हुआ है। हम लोगों से मिलना चाहते हैं, लेकिन मेरा जो संवैधानिक अधिकार है मुझे उससे वंचित किया जा रहा है। ये संविधान को खत्म करने वाला हिंदुस्तान है, अम्बेडकर जी के संविधान को खत्म करने वाला हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। तीसरी बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने अपना पहला आदेश जारी कर दिया है। शपथ लेने के तुरंत बाद फडणवीस ने पुणे के एक मरीज चंद्रकांत शंकर को इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष से 5 लाख रुपए जारी करने का आदेश दिया। बता दें कि फडणवीस के इस पहले आदेश की खूब तारीफ हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग नए मुख्यमंत्री के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं। चंद्रकांत शंकर की पत्नी ने बोन मेरो ट्रांसप्लांट के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से
वित्तीय सहायता का अनुरोध किया था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साथ ही एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद तीनों नेता मंत्रालय आए और उन्होंने वहां महापुरुषों की तस्वीरों पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शपथ ग्रहण के पहले घंटे के अंदर ही मंत्रालय में महायुति सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद कैबिनेट बैठक कर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिखा दिया कि यह सरकार गतिशील है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का मंत्रालय में मुख्य सचिव सुजाता सैनिक ने अभिनंदन किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पिछले 2.5 सालों में हमने महाराष्ट्र के विकास के लिए काम किए हैं और यहाँ से भी हम महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करेंगे और अब हम रुकेंगे नहीं। दिशा और गति वही है, बस हमारी भूमिका बदल गई है। हम महाराष्ट्र की बेहतरी के लिए फैसले लेंगे। हम अपने घोषणा पत्रों में बताए गए कामों को पूरा करना चाहते हैं। इसी बीच यह भी जानकारी सामने आ रही है कि 7 दिसंबर को विधानमंडल का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। नवनिर्वाचित विधायकों को विधायक पद की शपथ दिलानी जरूरी है। संभावना जताई जा रही है कि यह विशेष सत्र इसी मकसद से आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले मंत्रालय में प्रवेश के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का लाडली बहनों ने स्वागत किया। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस पिछले 10 सालों में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। पहले वह 2014 से लेकर 2019 तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके बाद 2019 में वह कुछ घंटों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद अब फडणवीस मुख्यमंत्री बने हैं। इस दौरान 2022 से लेकर 2024 तक वह डिप्टी सीएम के पद पर भी रह चुके हैं। शिवसेना के एकनाथ शिंदे जून 2022 से दिसंबर 2024 तक करीब 2.5 साल महायुति की सरकार में मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री रहे। वहीं बाद में एनसीपी से अजीत पवार भी सरकार में डिप्टी सीएम बने। इसके बाद 2024 के विधानसभा चुनाव में जब महायुति को प्रचंड बहुमत मिला और सरकार अकेले 132 सीटों पर जीत गई और वह बहुमत के करीब आ गई, इसके बाद बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम से मुख्यमंत्री बना दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। महाराष्ट्र में 11 दिन से जारी सस्पेंस को खत्म करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। नागपुर दक्षिण पश्चिम से विधायक चुने गए फडणवीस बीजेपी की तरफ से तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी ने महाराष्ट्र और खुद के बनाए गए कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। महाराष्ट्र की सियासत में पिछले 46 साल में 9 नेता डिप्टी सीएम बने हैं, लेकिन फडणवीस को छोड़ अब तक कोई भी नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। 1978 में वसंत दादा पाटिल की सरकार में नासिक राव त्रिपुडे पहली बार डिप्टी सीएम बनाए गए। त्रिपुडे उस वक्त बीड के बड़े नेता थे, लेकिन वे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। इसी तरह सुंदर राव सोलांके के साथ हुआ। शरद पवार कैबिनेट में उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया, लेकिन सुंदर राव डिप्टी ही रह गए। वे भी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। डिप्टी सीएम रहे रामदास अडिग भी सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। फहरिस्त में छगन भुजबल, गोपीनाथ मुंडे, विजय पाटिल और आर पाटिल का भी नाम शामिल है। ये नेता भी अलग अलग समय पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और अपने वक्त में मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार थे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। सबसे ज्यादा वक्त तक डिप्टी सीएम की कुर्सी पर रहे अजीत पवार भी अभी तक सीएम नहीं बन पाए। बीजेपी ने अब तक जहां मुख्यमंत्री के चयन में 72 घंटे से ज्यादा वक्त लगाया है, तो वहां पहली बार सरप्राइज चेहरे की एंट्री हुई है। 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री चुनने में 9 दिन का वक्त लगा था और इसी तरह 2023 में राजस्थान में भी भजन लाल शर्मा को सीएम बनाने में 9 दिन लग गए थे। फडणवीस जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब भी 7 दिन का वक्त लगा था और उस वक्त भी फडणवीस की सरप्राइज एंट्री हुई थी। इस बार महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री चुनने में बीजेपी को 11 दिन का वक्त लगा है, लेकिन जो नाम चर्चा में थे उसे ही पार्टी ने कमान दी है। यानी कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने सीएम सिलेक्शन के लिए जो 72 घंटे वाला नियम था उसे तोड़ दिया। महाराष्ट्र में अब तक 3 ही नेता ऐसे रहे हैं जो 3 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं और इनमें शरद पवार, वसंत दादा पाटिल और शरद पवार का नाम है। तीनों ही मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे। वसंत दादा पाटिल भी 3 बार मुख्यमंत्री बने और इसी तरह शरद पवार को भी अलग अलग समयों पर 3 बार मुख्यमंत्री कुर्सी संभालने का मौका मिला। फडणवीस को तीसरी बार कुर्सी सौंपकर बीजेपी ने यह रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। फडणवीस पहले गैर कांग्रेसी हैं जिन्हें
इन्हें 3 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने का जिम्मा मिला है। फडणवीस पहली बार पूरे 5 साल तो दूसरी बार 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। फडणवीस से पहले महाराष्ट्र में मनोहर जोशी ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे, लेकिन जोशी एक बार ही मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी महाराष्ट्र की पहली पार्टी है जिसने लगातार तीसरी बार किसी ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विभागों के बंटवारे सरकार बनने के बाद किया जाएगा। महायुति में शामिल के कोटे से मुख्यमंत्री होगा और शिवसेना और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से एक उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। वहीं शिंदे शिवसेना और अजीत पवार एनसीपी कोटे से डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। इसको लेकर वरिष्ठ स्तर पर बातचीत जारी है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं।